मैंने क्या किया था देखा मैं
Right.
इसको चला लो यार, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर देंगे इसका। चलिए यार, चलो कल बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। उसमें बात की थी हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो लिखो यार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में 2 लाइनें। हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसमें लिखो द वेरी ऑब्जेक्टिव और पर्पस, द वेरी ऑब्जेक्टिव और पर्पस और फिलोसफी, द वेरी ऑब्जेक्टिव और पर्पस और फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was represented in this document, was represented in this document, which was proposed by Pandit Jawaharlal Nehru, which was proposed by Pandit Jawaharlal Nehru. The main points of objective resolution were, the main points of objective resolution were, पहला लिखिए, India is to be independent, India is to be independent, comma sovereign and republic, second लिखिए, India to have a federal form of government,
with division of powers, with division of powers between center and states, with division of power between center and states. थर्ड लिखिए, India to provide freedom of thought, comma expression. India to provide freedom of thought, comma expression, comma belief, comma faith, thought, expression, belief, faith, comma worship, comma actions, and association, action and association. फोर्थ पॉइंट लिखिए, to provide safeguards, for minorities and people from backward and tribal areas, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इंडिया टू अटेन rightful and honored place, India to attain rightful and honored place in the world, and contribute to world peace and security, ठीक है जी। देखिए, इसको बंद कर दो यार। देखिए, अब कल हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की बनी, ठीक है, और किस तरह से उसने काम किया, किस तरह से उसकी वर्किंग थी। कल हमने इस चीज के बारे में भी डिस्कस किया था। तो जो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज इंटरिम प्रेसिडेंट, मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट। फिर एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है, जब इलेक्शंस कराए जाते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपने प्रेसिडेंट मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दो वाइस प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिलते हैं एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। इज दिस क्लियर? अब जब अपनी इंटरनल स्ट्रक्चरिंग कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 13 दिसंबर 1946 को पहला जो सेशन है वो स्टार्ट होता है, और पहले सेशन की जो पहली सिटिंग होती है वो 13 दिसंबर को ही होती है। माने 13 दिसंबर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम शुरू कर देती है, और पहली ही सिटिंग में जो एक सीनियर मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, इट वाज फ्रेम्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था बेसिकली, कि व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है, ठीक है जी।
अब देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट थी, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें लिखे हुए हैं, लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाएंगे, देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स, बट सबको याद करने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। यस, यू कैन रीड, बट हाँ 5-6 ऑब्जेक्टिव्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि इन केस पेपर में सवाल आता है तो आप उनको लिख पाए, ठीक है। ये सवाल पूछा जा चुका है पहले भी, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, डन। तो अभी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लिखा है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिए गए थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है कि इंडिया, जो भारत है, वो कैसा देश होगा, ठीक है। तो इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट, सोवरन एंड रिपब्लिक, डन। नाउ तीनों कीवर्ड्स के मीनिंग आई होप आपको पता होंगे। इंडिपेंडेंट मींस आजाद, सोवरन मींस कि भारत में जो सरकार होगी वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगी, अपनी मर्जी से डिसीजंस लेगी। एंड रिपब्लिक मींस कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड। इज दिस क्लियर? अब देखो, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुई, नेहरू जी से सवाल भी पूछे गए। सबसे पहला सवाल तो नेहरू जी से यही पूछा गया कि आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लिखा है कि इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट, सोवरन एंड रिपब्लिक, वेयर इज डेमोक्रेटिक? आपने बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डेमोक्रेटिक क्यों नहीं लिखा? देखो, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो सरकार है, सरकार कौन चुनेंगे? लोग चुनेंगे। रिपब्लिक का मतलब है कि जो कंट्री का हेड है उसको कौन चुनेंगे? लोग चुनेंगे। इज दिस क्लियर? बेसिकली कोई ऐसी कंट्री जो रिपब्लिक है पर डेमोक्रेटिक नहीं है, चाइना, है ना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इज अ रिपब्लिक, बिकॉज चाइना के जो प्रीमियर हैं जी जिनपिंग, ही इज इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ चाइना इनडायरेक्टली, बट चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पे और पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और वहां पे बेसिकली लोग किसी अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते। बात समझ आई? तो बेसिकली चाइना एक ऐसी कंट्री है विच इज अ रिपब्लिक, बट चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। इज दिस क्लियर? सिमिलरली ऐसी भी कंट्रीज हैं विच आर डेमोक्रेसीज बट नॉट रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल यूके, यूके डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूके में जो सरकार है, एमपीज हैं, उनको बेसिकली कौन चुनता है? लोग चुनते हैं बाय द वे ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। बट यूके इज नॉट अ रिपब्लिक। वाई? बिकॉज यूके में जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ कंट्री है, वो कौन है? यूके का राजा। इज दिस क्लियर? एंड ही इज नॉट द चॉइस ऑफ पीपल। तो नेहरू जी से भी ये सवाल पूछा गया कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भारत को रिपब्लिक तो लिख दिया, बट डेमोक्रेटिक क्यों नहीं लिखा? इज दिस क्लियर? तो नेहरू जी ने क्लैरिफाई किया कि देखो, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर हम रिपब्लिक लिख रहे हैं तो बेसिकली इस रिपब्लिक में डेमोक्रेटिक खुद ही आ गया। इज दिस क्लियर? इट वाज द रीजन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू कि इफ वी आर राइटिंग रिपब्लिक तो इट इज ऑब्वियस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कि यस दिस रिपब्लिक आल्सो इंक्लूड्स डेमोक्रेटिक, इसलिए हमने नहीं लिखा। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो बेसिकली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वॉज कि भारत कैसा देश होगा? इंडिपेंडेंट, सोवरन एंड रिपब्लिक, डन। सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि भारत में पॉलिटी कैसी होगी? देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा कि देयर विल बी फेडरल फॉर्म ऑफ पॉलिटी। फेडरल फॉर्म ऑफ पॉलिटी मींस वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो क्या भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यस, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑल्दो इट इज लिटिल फेडरल, बट यस इंडिया फॉर्म्स अ फेडरल स्ट्रक्चर जहां पे देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बेसिकली एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेगा, किनको? माइनॉरिटीज को, ठीक है। माइनॉरिटीज कैसी? इट कैन बी रिलीजियस माइनॉरिटी, इट कैन बी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजियस का मतलब है कि एक धर्म मेजोरिटी में होगा, बाकी सभी माइनॉरिटीज में होंगे। लिंग्विस्टिक का मतलब है
लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी। इज दिस क्लियर? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर प्रोविजंस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में देयर इज अ सेट ऑफ राइट्स जिसको बोला जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। These two fundamental rights are given to minorities only. Is this clear? तो this was another objective कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा it will safeguard the interest of minorities as well as those people who are backward and who are tribal. तो ट्राइबल्स के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन है। इस बार एचएएस के एग्जाम में आया, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल 342, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हु आर बैकवर्ड आर्टिकल 341। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली आर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आल्सो, ठीक है, बात समझ आई। अगला ऑब्जेक्टिव था कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो सभी लोगों को फ्रीडम दे। फ्रीडम किस चीज का? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एक्शन एंड एसोसिएशंस। थॉट मतलब सोचने का। इज दिस क्लियर? ताकि बेसिकली लोग जो हैं भारत में वो क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी यार? अगर आपके पास सोचने की आजादी होगी, है ना। अब एक्सप्रेशन मीन्स कि जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके मन में विचार आया, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ पीपल। एक्सप्रेशन मीन्स कि उसको एक्सप्रेस करना। बिलीफ मतलब उसको मान लेना, ठीक है, डेट इट इज ट्रू। बिलीफ का मतलब क्या होता है कि आप मान लेते हो कि यस दिस समथिंग इज ट्रू। फेथ मतलब और ज्यादा बेसिकली आपके डीप बिलीफ्स, ठीक है। वर्शिप मतलब उससे रिलेटेड रिचुअल्स को परफॉर्म करना शुरू कर देना। इज दिस क्लियर? उसके अलावा एक्शंस एंड एसोसिएशंस। डन। एसोसिएट होना बेसिकली यूनियंस बनाना, एसोसिएशंस बनाना, तो ऐसे फ्रीडम हमें लोगों को देने। इज दिस क्लियर? उसके बाद जो हमने 5th पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना है जो हमारे देश को ऐसा बनाए जिससे भारत को बेसिकली पूरी दुनिया में एक इज्जत वाला प्लेस मिले, एक ऑनर्ड प्लेस मिले, पूरी दुनिया भारत की रिस्पेक्ट करे और भारत कंट्रीब्यूट कर पाए इन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब हमने सिर्फ भारत की बात नहीं की, हमने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त भी पूरी दुनिया की बात की कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो बेसिकली पूरी दुनिया के पीस एंड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमारे प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए कि बेसिकली भारत तो पूरी दुनिया में शांति एस्टेब्लिश करने का काम करे। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? बहुत लंबी लिस्ट है ऑब्जेक्टिव्स की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, एक बार रीड कर लेना नेट से या किताब अगर किसी ने खरीद ली तो, ठीक है। बट आई थिंक कि दिस मच इज बेसिकली सफिशिएंट टू राइट आंसर, ठीक है, बात समझ आई। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे यार डिस्कशन हुई, डिबेट्स हुई, सवाल पूछे गए कि ऐसा क्यों बनाना है, वैसा क्यों बनाना है। फाइनली दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पुट ऑन वोट, ठीक है। इस पे वोटिंग कराई गई कि भाई बताओ अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सभी मेंबर्स को मंजूर है या नहीं है। और 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कर देती है। इज दिस क्लियर? तो आगे लिख लीजिए। इट वाज पास्ड बाय, इट वाज पास्ड एंड एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, it was passed and accepted by constituent assembly on 22nd of January, on 22nd of January 1947, on 22nd of January 1947। Is this clear? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया। अब बताइए अब क्या हुआ? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अलग अलग कमेटीज में बांटा गया और उन कमेटीज को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया परफॉर्म करने के लिए। एक स्पेसिफिक बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड
या एक सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उनको ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया। इज दिस क्लियर? तो लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was divided into various committees the constituent assembly was divided into various committees and each committee was given a specific task and each committee was given a specific task related to a particular subject matter, related to a particular subject matter. There were 8 major committees. There were 8 major committees and some minor committees and some minor committees नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल द कमिटीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल द कमिटीज was drafting committee, was drafting committee which was formed on 29th of August, which was formed on 29th of August 1947. It comprised 7 members. It comprised 7 members and was headed by Dr. B.R. Ambedkar. And was headed by Dr. B.R. Ambedkar. Next लिखिए, this committee took into consideration, this committee took into consideration the proposals from various committees, the proposals from various committees and then used to prepare a draft, and then used to prepare a draft which was then discussed and debated by Constituent Assembly, which was then discussed and debated by Constituent Assembly. ठीक है, ये हमने बात कर ली थी कल के लेक्चर में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कमेटीज में बांटा गया, कमेटीज को टास्क दिया गया, हर एक कमेटी ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को बेसिकली स्टडी किया, एग्जामिन किया। उसके बाद भारत की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हर एक कमेटी को जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया था उस पे उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। सभी कमेटीज अपने ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट करवाती थी और ड्राफ्टिंग कमेटी फिर सभी को कंपाइल करके एक फाइनल ड्राफ्ट बनाने का काम करती थी, जिसको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिस्कस किया जाता था, डिबेट किया जाता था और उस पर वोटिंग कराई जाती थी। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, कितने ड्राफ्ट बने टोटल? 3 बने थे ना? तो लिखिए, द फर्स्ट ड्राफ्ट
The first draft was prepared in February 1948. The first draft was prepared in February 1948. Second was introduced. On 2nd of October 1948. Second was introduced on 2nd of October 1948. And finally, the third and final draft. Finally, the third and final draft was introduced on 4th of November 1948. Was introduced on 4th of November 1948, which became or which was enacted as Constitution of India. Which was enacted as Constitution of India on 26th of November 1949. On 26th of November 1949. Is this clear? बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखिए, ये सारी बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस था, ये प्रोसेस इतनी भी स्मूथली नहीं चला जितना स्मूथली हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी हमने ओवरऑल फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, बट था क्या है यार, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और जब तक उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, इस बेच में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, ठीक है, और इन चैलेंजेस में देयर वर टू मेन बेसिकली चेंजेस which were in constituent assembly, which happened in constituent assembly, ठीक है। हमने देखा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडियन स्टेट से आए और बाकी के जो मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से आए। ब्रिटिश इंडियन स्टेट से जो मेंबर्स आए दे वर इलेक्टेड, ठीक है, इनडायरेक्टली बाय पीपल। क्या मैं बोल सकता हूँ, द मेंबर्स which represented British Indian states in Constituent Assembly were elected indirectly by limited number of people। सही है गलत है? सही है। Whereas the members which came from princely state या फिर which represented princely states in Constituent Assembly were nominated by princes। ऐसा ही हुआ। एक सीट कितनी पॉपुलेशन को दी गई? 1 मिलियन, 10 लाख, ठीक है। एंड सीट्स वर आल्सो डिवाइडेड अमंग 3 कम्युनिटीज। कौन कौन सी? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल्स। इज दिस क्लियर? नाउ फिर हमने पढ़ा यार कि जो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946। हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड दैट फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सिर्फ 211 मेंबर्स, 211 मेंबर्स, ठीक है। इतने कम मेंबर्स ने क्यों बेसिकली अटेंड की मीटिंग? बिकॉज एक तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, दूसरा प्रिंसेस वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
बिकॉज जो प्रिंसेस थे वो भी क्या कंटेम्पलेट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस। उनको भी लगता था आजादी मिलेगी तो हमें ही मिलेगी, राजा बन के बैठे रहेंगे, राज करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का टॉपिक, तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। डन। तो बेसिकली 211 मेंबर्स ने अटेंड की, बिकॉज जो मुस्लिम लीग थी it was not interested in attending any meeting or session of constituent assembly. Why? Because due to demand for separate country, demand for separate country। ठीक है, और इसके लिए मुस्लिम लीग एक थियरी लेके आई थी जिसको उन्होंने बोला टू नेशन थियरी, टू नेशन थियरी। इज दिस क्लियर? तो अब इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन? Is there any difference between country and nation? Yes, there is a difference between country and nation। ठीक है, नेशन क्या होता है यार? नेशन इज अ जियोग्राफिकल एरिया। जिस जियोग्राफिकल एरिया में कुछ लोग रहते हैं, कुछ पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और इस पॉपुलेशन का बेसिकली सेम कल्चर होता है। सेम कल्चर मतलब कि सेम लैंग्वेज होती है, सेम ईटिंग हैबिट्स होती हैं। ठीक है, या फिर एटसेट्रा, ये सब कुछ होता है। डन, इसको ध्यान से सुनना कंसेप्ट को। अब मुस्लिम लीग का क्या मानना था? मुस्लिम लीग का मानना था कि इंडिया इज नॉट अ सिंगल नेशन, इंडिया कंप्राइजेस टू नेशंस। ठीक है, इसका मतलब था कि बेसिकली जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं दे कांट लिव टुगेदर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन कल्चर ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। बात समझ आई? इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए, बिकॉज वी आर अ सेपरेट नेशन, बिकॉज वी आर अ सेपरेट नेशन, देयरफॉर वी नीड अ सेपरेट कंट्री इन फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। इज दिस क्लियर? बात समझ आई यहां तक? ठीक है, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कंसेप्ट को हमेशा डिनाई किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कंसेप्ट को, नेशन के कंसेप्ट को हमेशा डिनाई किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि नहीं, वी आर नॉट टू नेशंस, वी आर ओनली अ सिंगल नेशन। इज दिस क्लियर? अब देखो यार, अगर इस डेफिनेशन को माने तो भारत अभी भी एक नेशन नहीं है। अगर आप इस डेफिनेशन को मान लें तो भारत अभी भी एक नेशन नहीं है ना? बिकॉज अभी भी भारत में बेसिकली जो लोग हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है लोगों का, और ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर है। ठीक है, चलो पंजाब हरियाणा हिमाचल का कल्चर थोड़ा बहुत मिलता है, व्हाट अबाउट सदर्न इंडिया, व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, व्हाट अबाउट ईस्टर्न इंडिया? तो बेसिकली व्हाट अबाउट ट्राइबल्स विच आर रिजाइडिंग इन दिस कंट्री? ठीक है, सो देयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर। इज दिस क्लियर? तो जो इंडिया की नेशन की डेफिनेशन है ना यार, और अमेरिका की नेशन की डेफिनेशन भी, अमेरिका में भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग कल्चर है। हम और अमेरिका मानते हैं कि भाई नेशन उसको बोलते हैं जहां पे ज्योग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन रहती है, या तो उनका सेम कल्चर हो, या फिर दे हैव शेयर्ड वैल्यूज, या फिर दे हैव शेयर्ड वैल्यूज। तो ऑल्दो मैनी कल्चर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, बट जो भारत की पॉपुलेशन है वी शेयर सम कॉमन वैल्यूज, लाइक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। हम शेयर करते हैं ना इस कॉमन वैल्यू को कि यस वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। ठीक है, वी हैव सम शेयर्ड वैल्यूज सच एज सोशलिज्म, वी बिलीव इन अ वेलफेयर स्टेट, वी हैव शेयर्ड वैल्यू ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया इज अ वन फैमिली।
इज दिस क्लियर? तो बेसिकली ये डेफिनेशन ज्यादा ब्रॉड है नेशन की, जिस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएसए। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो बेसिकली मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत एक सिंगल नेशन नहीं है, बेसिकली देयर आर टू नेशंस विद इन इंडिया, माने मुस्लिम्स आर डिफरेंट, हिंदूज आर डिफरेंट, देयरफॉर वी नीड अ सेपरेट कंट्री। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? अब देखो यार, नेशंस के बहुत एग्जाम्पल है आज के टाइम में भी। फॉर एग्जाम्पल कुर्दिस्तान, ठीक है, कुर्द्स आर द पीपल हु आर लिविंग इन सेंट्रल एशिया। ईरान में और सेंट्रल एशिया के अराउंड एक लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं कुर्द्स, ठीक है। अब ये जो कुर्द्स हैं ये बोलते हैं कि वी आर अ वन नेशन ऑल्दो दे आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। वो मैप है, वो ईरान के ऊपर देखो, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो बेसिकली दे आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, बट ये मानते हैं कि वी आर अ सिंगल नेशन, ठीक है। नेशन कैसे बनती है? नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, हु हैव सेम कल्चर एंड हु शेयर द कॉमन वैल्यूज। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? वेयर एज जो कंट्री का कंसेप्ट होता है, कंट्री और स्टेट इज वन एंड द सेम थिंग। कंट्री इज अ ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे कुछ पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। नेशन की बाउंड्रीज में भी फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड, बट कंट्री की बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड कंट्री की बाउंड्रीज आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सटर्नल प्लेयर्स। अगर भारत है, भारत की एक बाउंड्री है, तो भारत की टेरिटरी को बेसिकली एक्सटर्नल रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है, लेकिन नेशन के कंसेप्ट में एक्सटर्नल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इज दिस क्लियर? डिफरेंस समझ आया? कोई पूछ भी रहा था आपकी क्लास में से, कौन आया था मेरे पास बाहर पूछने कि इनमें क्या फर्क होता है? चलिए, शुरू में ही आया था कोई। नाउ, तो मुस्लिम लीग ने बोला कि वी आर अ टू नेशन थ्योरी। अब आपके मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स चल रहे हैं, उसमें यू विल गेट टू नो कि किस तरह से मुस्लिम लीग लाहौर रेजोल्यूशन लेके आई, ठीक है। जिन्ना बेसिकली डायरेक्ट एक्शन प्लान भारत में शुरू किया कि अगर हमें सेपरेट कंट्री नहीं मिलती है तो हम छीन लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमें सेपरेट कंट्री नहीं मिलती है तो हम छीन लेते हैं, हम वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जो हालात थे कंट्री के वो ऐसे बन गए कि पार्टीशन बिकेम इनएविटेबल, ठीक है, कि पार्टीशन तो होगा ही होगा। और फाइनली 3 जून 1947 को भारत में एक प्लान आया जिसको बोला गया माउंटबेटन प्लान। और इस माउंटबेटन प्लान ने क्या कहा कि इंडिया विल बी पार्टीशनड इनटू टू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया विल बी पार्टीशनड इनटू टू कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इज दिस क्लियर? अब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्या फर्क पड़ा? देखो, पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो पूरे भारत की बनी थी, ठीक है, जो तब का भारत था। लेकिन अब क्योंकि माउंटबेटन प्लान ने बोल दिया कि कंट्री का तो पार्टीशन होगा दो कंट्रीज में, और बकायदा एक कमीशन भी बना दिया जिसका नाम था रेड क्लिफ कमीशन। रेड क्लिफ कमीशन को बाउंड्री कमीशन भी बोला गया, और इसको टास्क दिया गया कि यू विल डिटरमाइन दी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप बाउंड्री डिटरमाइन करेंगे भारत के और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट रिड्यूस्ड, बिकॉज अब जो मेंबर्स उस एरिया से थे, जो एरियाज पाकिस्तान को गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया। तो फाइनली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हुई। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? और अब की बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए? 289 मेंबर्स। 289 नहीं यार, 299, सॉरी।
299 मेंबर्स, ठीक है। और इन 299 मेंबर्स में से 229 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स और 70 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट्स। पहले 389 थे ना, अब कितने रह गए? 299, मतलब जो 90 मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ के चले गए। तो पहला जो चेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आया 3 जून 1947 को, आफ्टर माउंटबेटन प्लान। इसने क्या किया? इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया। इज दिस क्लियर? बात समझ आई यार? नेशन और कंट्री के बीच में समझ आया फर्क? ये समझ आया कि किस तरह से भारत की जो डेफिनेशन है नेशन की, इट इज मोर ब्रॉडर। समझ आया? वैसे माना जाता है कि नेशन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया विच इज हैविंग पॉपुलेशन जिनका सेम कल्चर हो, लेकिन भारत बोलता है कि या तो सेम कल्चर हो या फिर शेयर्ड वैल्यूज हो। इज दिस क्लियर? और भारत इसी कंसेप्ट के बेसिस पे ही अपने आप को नेशन मानता है, बिकॉज कल्चर तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? यूपीएससी मेंस में सवाल भी आ चुका है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन स्टेट, रादर इट इज अ स्टेट नेशन। इंडिया इज नॉट अ नेशन स्टेट, रादर इट इज अ स्टेट नेशन। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आना इसके बारे में, ट्राई करना अगर कुछ मिले तो। ठीक है, अदरवाइज बाद में हम करेंगे। नोट कर लिया? स्वातिया आपने भेजे थे ना टेस्ट मुझे? यस सर। हाँ जी, आज उनको इवेल्युएट करके मैं स्कैन करके आपको वापस भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर है जी? पक्का? नाउ इसके बाद यार एक और चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, और ये चेंज कब आता है? जब भारत को इंडिपेंडेंस मिलती है, आजादी मिलती है। जो दूसरा चेंज आया यार वो आया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखिए भारत को आजादी कब मिली, पता है सभी को? हाथ खड़े करना, किस किस को पता है? व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, कब आजादी मिली भारत को? रेज योर हैंड्स प्लीज। सबको पता है, बताओ। यस, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। डन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको ध्यान से समझो। देखो, भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। आजादी से पहले ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, ये एक स्टेटमेंट देते हैं जिसको पॉपुलरली बेसिकली बोला जाता है एटलीज स्टेटमेंट। एटलीज स्टेटमेंट। और क्लीमेंट एटली साहब अपनी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि बाय 30 जून 1948 वी विल गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। कि 30 जून 1948 से पहले हम भारत को आजादी दे देंगे। ऑल्दो ये आजादी लगभग 1 साल पहले दे दी जाती है, बट एटली साहब अपनी स्टेटमेंट में जो डेडलाइन रखते हैं वो रखते हैं 30 जून 1948। डन। नाउ अब ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है, मैंने आपको बताया था
कि भारत में अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग अलग टाइम पीरियड पे लॉज लेके आता था, लॉज बनाता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट 1947, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट 1947। डन। और इस एक्ट में लिखता है कि फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ 15th of August 1947 इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट। डन। नाउ व्हेन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, जब भारत आजाद हो जाएगा, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत में, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। इसका राज खत्म हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत में, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? और ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसी थी भारत में? मैंने आपको बताया था कि भारत के हर एक प्रोविंस में देयर वाज अ गवर्नर। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस था, उस गवर्नर की एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। उसके अलावा प्रिंसली स्टेट में देयर वाज अ प्रिंस। इज दिस क्लियर? और पूरे भारत का एक हुआ करता था गवर्नर जनरल। पूरे भारत का एक हुआ करता था गवर्नर जनरल, या फिर इसको वायसरॉय भी बोल देते थे। इज दिस क्लियर? गवर्नर जनरल इनको बोलते थे एज हेड ऑफ ऑल द गवर्नर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वायसरॉय इनको किस कैपेसिटी में बोलते थे? एज द हेड ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, बिकॉज ब्रिटिश क्वीन अपॉइंटेड हिम एज गवर्नर जनरल टू हेड ऑल द गवर्नर्स, एंड ब्रिटिश क्वीन अपॉइंटेड हिम एज वायसरॉय, एक ही इंसान है, नाम अलग अलग है, टू बेसिकली हेड ऑल द प्रिंसेस। इज दिस क्लियर? बात समझ आई? नाउ अब ये जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय हुआ करता था, इसकी भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। डन। लेजिस्लेटिव काउंसिल के असिस्टेंस से ये क्या करता था? ये भारत में लॉ मेकिंग का काम करता था, जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाने हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की असिस्टेंस से ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन का काम करता था इन लॉज की, रूल्स की, रेगुलेशंस की। इज दिस क्लियर? जब भारत को आजादी मिली, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट आया, तो ये गवर्नर जनरल का काम बेसिकली गया, खत्म। ठीक है, इनकी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल सब खत्म। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी भारत के लिए लॉ नहीं बना सकता। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली will act as parliament of India, will act as parliament of India up to the general elections, up to the general elections। मतलब क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहले काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। इज दिस क्लियर? लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, तो भारत में सरकार चलाने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई सरकार तो चाहिए। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट ने क्या बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही भारत का पहला पार्लियामेंट होगा जब तक भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शंस नहीं कराए जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट जो वर्किंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो बेसिकली टास्क थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इट एक्सपेंडेड। अर्लियर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इंटेंडेड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली, बट नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो इंटेंडेड टू एक्ट एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और भारत में एग्जीक्यूटिव कौन चुनता है? भारत में एग्जीक्यूटिव कौन चुनता है? लेजिस्लेचर चुनता है ना भाई। प्रधानमंत्री किस बेसिस पे बनते हैं? मेजोरिटी इन लोकसभा। तो बेसिकली आजादी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इज दिस क्लियर? और आजादी के बाद से लेके पहले पार्लियामेंट की फॉर्मेशन तक, जब तक लोकसभा इलेक्शंस के लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस नहीं हुए, तब तक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही लॉ मेकिंग का भी काम किया। किसी पुराने लॉ को बेसिकली रिपील करना है तो वो किया, किसी में चेंजेस करने हैं तो वो किए। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, लॉज आर डिफरेंट। लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ा था ना। तो बेसिकली एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ठीक है, जो बताएगा कि भारत में सरकार कैसे बनेगी, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी, सब कुछ, उसके पास पावर्स कितनी होंगी। दूसरी तरफ इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप भारत के पहले पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट करेंगे, और इनको बोल दिया गया कि नाउ यू आर मेड अ फुली सोवरेन बॉडी। आप किसी भी पुराने लॉ को रिपील कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई भी नया लॉ बना सकते हैं, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब तक भारत में इलेक्शंस नहीं कराए जाते। इज दिस क्लियर? तो अब बेसिकली जो टास्क है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो एक्सपेंड हो गया। यहाँ पे दो तीन और बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दोनों टास्क को डिफरेंट डेज पे परफॉर्म करने का काम करती थी। मान लो वी आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इज दिस क्लियर? तो ये एजेंडा सेट होता था कि आज हम मिलेंगे, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन करने के लिए। इज दिस क्लियर? तो आज हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिजाइड कौन करते थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज दिस क्लियर? जिस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस दिन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिजाइड कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्लियामेंट भी मिलती थी। एज अ पार्लियामेंट क्यों मिलती थी? बिकॉज नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकले, तो उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए, या फिर किसी पुराने लॉ को ऑल्टर करने के लिए, रिपील करने के लिए, या फिर कोई नया लॉ लाने के लिए। इज दिस क्लियर? तो दोनों काम डिफरेंट डेज पे होते थे। अब दूसरी बात, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्लियामेंट मिलती थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग को प्रिजाइड कौन करते थे? देयर वाज अ पर्सन जिनका नाम था जीवी मावलंकर। इनका नाम था जीवी मावलंकर, और जीवी मावलंकर को बोला जाता है कि ही वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी लोकसभा की मीटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर करता है ना। लोकसभा की मीटिंग को कौन प्रिजाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब एज अ पार्लियामेंट मिलती थी, तो इनकी मीटिंग को प्रिजाइड कौन करते थे? जीवी मावलंकर। इसलिए इनको बोला जाता है स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बात समझ आई? नोट इट डाउन प्लीज। इज दिस क्लियर? इसको लिख भी लो। आफ्टर आफ्टर
Indian Independence Act 1947, after Indian Independence Act 1947, the Constituent Assembly was also given the task of performing legislative functions, that is it acted as the Parliament of India. It acted as the Parliament of India up to first general elections. This act made Constituent Assembly a fully sovereign body. This act made Constituent Assembly a fully sovereign body to abrogate, मतलब रिपील करना, REPEAL लिख लो, to repeal, to alter any pre-existing law, or to frame any new law, or to frame a new law. ठीक है. So this was the changes made in Constituent Assembly by Independence for India Act 1947. बात समझ आई? पक्का? ठीक है. क्या दो चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? मेंबर्स रिड्यूस किससे हुए? माउंटबेटन प्लान. डन. और उसका टास्क इनहांस किससे हुआ? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. इज दिस क्लियर? बात समझ आई? तो बेसिकली दीज वर द टू चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन बिटवीन इट्स वर्किंग आए. इज दिस क्लियर? तो नाउ we were discussing about tasks which were performed by constituent assembly. तो अब हमें पता है कि there were two major tasks which were performed by constituent assembly. पहला enacting constitution of India और दूसरा acting as parliament of India. इसके अलावा constituent assembly ने कुछ minor task भी perform किए. ठीक है, उनको देखते हैं. लिखिए, some other tasks performed by Constituent Assembly. Some other tasks performed by Constituent Assembly. ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, तिरंगा झंडा, उसको अडॉप्ट किया. जो हमारा अभी नेशनल फ्लैग है, इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. डन. तो पहला है इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया on 22nd of July 1947. ठीक है. देखो, इस बार के एचएएस प्रीलिम्स में भी सवाल आया. देखा है एचएएस का प्रीलिम्स? देखा है. तो बेसिकली उसमें
था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज कि इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन दिस एंड दिस डेट, so this was true. Another statement was कि नीलम संजीवा रेड्डी before becoming president of India also holded the post of speaker of Lok Sabha. This is very much true. ये भी हमने क्लास में डिस्कस कर रखा था, because नीलम संजीवा रेड्डी is the only president of India who became unopposed, जिनके खिलाफ किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। वो क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल ओरा। वो मिनिस्टर भी रह चुके थे, वो स्पीकर भी रह चुके थे, ठीक है, वो बहुत टाइम से बेसिकली पॉलिटिक्स में थे और उनका पॉलिटिकल ओरा ही ऐसा था कि उनके अगेंस्ट किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आई रिसीव्ड फोन कॉल्स, देयर वर 10 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी की सर सभी हो गए, लेकिन एक मुश्किल आया था, ठीक है। एक मुश्किल कौन सा आया था जी? वो मुश्किल था कि स्पीकर कैन अलाउ एनी पर्सन ऑफ लोकसभा टू स्पीक इन हिज मदर टंग। सर उसका आर्टिकल पूछ लिया, इतने आर्टिकल्स कैसे याद करें? आपने तो बोला था सारे याद नहीं करने होते। आई एग्री, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी नहीं पता था वो आर्टिकल, ठीक है। और सारे याद कर भी नहीं सकता कोई 480 आर्टिकल्स, बट एटलीस्ट यू कैन यूज योर कॉमन सेंस। अरे कॉमन सेंस सेज कि उसमें देयर आर दीज ऑप्शंस, आर्टिकल 19, 120, 210 कुछ और 343, ऐसा ही कुछ था ना। अरे भाई 19 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, हो ही नहीं सकता है। आप सीधा जाओ ना कि बेसिकली स्पीकर इज पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर इज पार्ट ऑफ यूनियन, एंड यूनियन इज गिवन इन पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यूनियन के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ बेसिकली वेरी करते हैं, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 170 तक अराउंड। इज दिस क्लियर? 170 भी नहीं है यार, उससे भी कम है। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली इनके बीच में कौन सा आर्टिकल आ रहा है? आर्टिकल 120। अरे जब यूनियन की बात है, यूनियन लोकसभा का पार्ट है स्पीकर, ठीक है। तो एक लड़के ने कहा सर मैं 210 लगाया, मैंने कहा क्या सोच के किया तुमने? ही सेड कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल 152 है। मतलब उसका दिमाग सही चला, लेकिन प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 की जगह 152 उसने वहां पे कंसीडर करके और ये इतना ही आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर ट्रैप्स, ये माइंड गेम्स होती है जो एग्जाम में खेली जाती है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। वो बेसिकली वो तो डराएगा ना। अब दो तरह के लोग हैं, एक जो बेसिकली सोचेगा कि यार ये आर्टिकल्स तो मैंने नहीं पढ़े, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। दूसरा बेसिकली उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करेगा कि स्पीकर इज द पार्ट ऑफ यूनियन, यूनियन इज गिवन इन पार्ट 3, पार्ट 5 सॉरी, पार्ट 5 इज रिलेटेड टू यूनियन। यूनियन के आर्टिकल शुरू होते हैं 52 से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 150-60 तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 124, 131 पे तो सुप्रीम कोर्ट है यार, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। पहले एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स हैं, फिर लेजिस्लेचर के, फिर जुडिशरी के। तो जब आपको पता है कि 131 एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट की, तो बेसिकली इससे पहले ही होगा यार, 52 और इसके बीच में होगा, ठीक है। हाँ तब ये मुश्किल सवाल होता अगर ये दे देता कि 120, 118, 119, तब आपको लगता है कि यार सभी आर्टिकल्स बेसिकली आसपास ही, ठीक है। लेकिन तब भी कुछ आर्टिकल्स हमें याद रहते हैं। मनी बिल आर्टिकल 110, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117, ठीक है। तब भी देयर वर चांसेस कि ये सोल्व हो जाता। बात समझ आई? ठीक है। नाउ अब पहला जो काम किया वो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। मैं बता रहा था कि नेशनल फ्लैग के ऊपर सवाल इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था। अगर किसी ने यूपीएससी का प्री का पेपर उठा के देखा है तो उसमें नेशनल फ्लैग के ऊपर सवाल आया था, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स थी कि एक तो बेसिकली जो विड्थ और हाइट की रेशो होती है 3:2, ठीक है, लेंथ और विड्थ की रेशो सॉरी। और दूसरा था कि इतने बाई इतने का फ्लैग होता है ऑफिशियल, ठीक है। ये बेसिकली एक कोड है जिसको बोला जाता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली नेशनल फ्लैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितने कितने साइजेस का होता है,
विड्थ इज टू लेंथ की रेशो क्या होगी, ईच एंड एवरी डिटेल इज गिवन इन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आई विल एडवाइस कि फ्री टाइम में बैठे बैठे ऐसे ही स्क्रॉल कर लेना फोन में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जस्ट फॉर योर मतलब बेसिक, कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा यार इसमें। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। डन। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देखना, हु डिजाइन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली पहली बार कब फहराया गया था हमारा तिरंगा झंडा, कहाँ तक पहुंच गए हिस्ट्री में, हिस्ट्री में कौन से साल तक पहुंचे हो, भगत सिंह तक पहुंच गए। अरे फिर तो यू शुड नो कि पहली बार कब, हाँ, कांग्रेस के कौन से सेशन में पहली बार झंडा फहराया गया था, क्या, अरे बताओ भाई, अरे तुम तो पहुंच गए भगत सिंह। प्लीज लिसन लिसन, सुन लो यार, प्लीज यार मेरी सुन, ऐसे तुक्के मत मारो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये देखना कि कब फहराया गया। अब अगला सवाल पूछूंगा। अब एक तो टास्क परफॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, दूसरा इन्होंने ही भारत का जो नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है उसको अडॉप्ट किया। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली लिखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, कब अडॉप्ट किया, ऑन 24th of January 1950, on 24th of January 1950। नेशनल एंथम, अरे क्या पूछ रहे हैं, किसने लिखी है भारत की नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहली बार नेशनल एंथम कब गाई गई थी, अभी तो तुम बोल रहे थे यार 1911 में झंडा फहराया गया, अभी तुम बोल रहे हो नेशनल एंथम। ये भी देखना, ठीक है, इसका पूरा कब यार, रावी रिवर के, अरे वो तो लाहौर रेजोल्यूशन था, उससे पहले फहरा लिया गया था, ये पढ़ के आना। ठीक है, अरे भाई इसको रीड कर लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्री में पूछा जा सकता है। इज दिस क्लियर? बात नहीं तो सर आएंगे, सर से पूछना, अभी मेरे बाद आएंगे। ठीक है, नाउ दो हो गए। तीसरा टास्क क्या परफॉर्म करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही भारत के पहले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लिखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब, ऑन 24th of January 1950, on 24th of January 1950 constituent assembly elected first president of India। इज दिस क्लियर? ठीक है, आखिरी टास्क लिखिए, इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ, इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ टू कॉमनवेल्थ in May 1949, in the month of May, मई 1949। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ क्या थी यार, कॉमनवेल्थ वाज अ एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज हु erstwhile वर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। कॉमनवेल्थ एक एसोसिएशन थी उन सभी कंट्रीज की जो किसी ना किसी समय पे अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी यार, बिकॉज हम सभी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। ठीक है, हम सभी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, तो अब आगे आने वाले समय में हम सभी एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, इस वजह से कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। गेम्स भी होते हैं ना कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो बेसिकली कॉमनवेल्थ का मेंबर भी भारत को किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने।
इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई? पक्का? पक्का? नाउ नाउ अब यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर देती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना देती है। ठीक है। और जो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे 284 मेंबर्स साइन करते हैं। टोटल कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कितने? 299। 299 मेंबर्स, 284 मेंबर्स इस फाइनल डॉक्यूमेंट पे बेसिकली साइन करते हैं। ठीक है। कुछ लोग बेसिकली तब उस दिन एब्सेंट थे और कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी। ठीक है। इस वजह से 15 मेंबर्स के साइन नहीं हुए। डन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 नवंबर 1949 को बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ कुछ ही प्रोविजंस को हमने इन्फोर्स किया फ्रॉम 26 नवंबर 1949। लॉ बनता है, फिर लॉ को किसी पर्टिकुलर डेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसा होता है ना, अभी भी होता है। विमेन रिजर्वेशन बिल लॉ बन चुका है, प्रेसिडेंट साहब अपना असेंट दे चुकी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से होगा? 2029 से, ड्यू टू सम रीजंस की डिलिमिटेशन हो जाएगी तब तक। ठीक है, तब आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट में व्हाट इज डिलिमिटेशन। डन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर 1949 को बना, तो 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ कुछ प्रोविजंस को ही इंप्लीमेंट किया गया, कुछ प्रोविजंस को ही इन्फोर्स किया गया। ठीक है। बाकी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको कब से इन्फोर्स किया गया? फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ठीक है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे वर इन्फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो अब सवाल उठता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो हमने 2 महीने इंतजार क्यों किया? वाई वी वेटेड फॉर 2 months एंड वी इन्फोर्स्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950? व्हाट वर द रीजंस? पता है किसी को? रेज योर हैंड्स अगर पता है तो। देखिए, देयर वॉज द रीजन वॉज हिस्टोरिकल, ये आप पढ़ चुके होंगे। हिस्टोरिकल रीजन क्या था? कि बेसिकली कांग्रेस वाज डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। नेहरू रिपोर्ट दी थी, मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में बनाई थी कि भाई इसको लागू करो। ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगर आपने नहीं माना तो वी विल डिक्लेयर अस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो फाइनली एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। पढ़ लिया लाहौर सेशन के बारे में? कब हुआ था? 1929। हु प्रिजाइडेड ओवर लाहौर सेशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस लाहौर सेशन में क्या हुआ था? क्या हुआ था? बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड कि वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था ना कि वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसको उन्होंने बोला था पूर्ण स्वराज। और कांग्रेस ने क्या बोला था कि आने वाली 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को पूरा भारत बेसिकली पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस
सेलिब्रेट करेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। यही डेट फिक्स की गई थी। और आपको पता है कि रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने भी बेसिकली झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली 26 जनवरी की देयर वाज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था पूर्ण स्वराज दिवस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। इसी इंपॉर्टेंस की वजह से बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 नवंबर 1949 को बनाया, उसको हमने कब से इंप्लीमेंट किया? फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इज दिस क्लियर? रीजन क्या है? रीजन इज बिकॉज जो पूर्ण स्वराज दिवस था इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। और सेलिब्रेट क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ लाहौर सेशन 1929। इज दिस क्लियर? बात समझ आ गई? इसको नोट करो। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। क्यों? रिपब्लिक क्या होता है? कंट्री का हेड इज इलेक्टेड। प्रेसिडेंट को कब इलेक्ट किया? 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन को कब इन्फोर्स किया? 26 जनवरी 1950। प्रेसिडेंट ने ओथ कब ली? 26 जनवरी 1950। फाइनली आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज enforced on 26th of January 1950, where President of India also took oath as the head of country. That's why it is celebrated as Republic Day. बात समझ आई? ये क्लियर हुआ? इसको घर पे जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है? पॉलिटी को रिवाइज करते रहो यार। शुरू में हो सकता है एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हो, ठीक है? और शुरुआत में हर चीज़ में एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, बाद में एफर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? थ्रेशोल्ड एनर्जी जानते हो क्या होती है? कि किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेट इज रिलेटिवली मोर, और जब वो एक बार स्टार्ट होके चलने लगती है तब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑलवेज मोर। तो शुरुआत में नई चीज को समझने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी एंड मोर एफर्ट्स, ठीक है? इन केस किसी को कोई भी समस्या है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? बट एक बार अगर इसका बेस बन गया तो यकीन मान लो मेरी बात का, प्री में और मेंस में इज्जत यही बचाता है, कि पॉलिटी ही बचाएगी। अभी भी अनकन्वेंशनल सा प्री आया हिमाचल का, अनकन्वेंशनल प्री आया था यूपीएससी का। जिन्होंने दिया था सीनियर से जाके पूछ लेना, ठीक है? यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेरे घर के बाहर स्टूडेंट्स आए एंड दे सेड कि सर बस पॉलिटी का ही पता था, बाकी पता नहीं चला क्या हुआ, ठीक है? तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें बेसिकली एक्सपेंशन का ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है? तो इसका फायदा उठा लो। इज दिस क्लियर? रिलेटिवली इजियर है और स्कोरिंग है, ठीक है ना? यहाँ से आउटपुट ज्यादा निकाल सकते हो आप। बात समझ आई? जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनको रिवाइज करो। आज जाके प्लीज करना, कल आते ही पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा। और मेरी बात सुनो, डाउट कोई भी छोटा बड़ा गंदा बुरा नहीं होगा, ठीक है? वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल डिसाइड कि डाउट कैसा है। खुद बेसिकली प्रीजुडाइसिस लेके नहीं आना कि ये डाउट सही नहीं होगा, ये ऐसा होगा। आपके मन में जो भी डाउट क्वेरी है मुझसे पूछिए, ठीक है? आई विल डिसाइड कि रेलेवेंट है या इरेलीवेंट है, बट आपको पूछना है। बात समझ आई? तो कल मैं आके पहले डाउट्स लूंगा, जितना सिलेबस हुआ है इसको रिवाइज करो,
इसको कंटिन्यू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2-3 चीजें रहती हैं, वो करने के बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फीचर्स को पढ़ने के बाद बेसिकली फिर हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। इज दिस क्लियर? चलिए ठीक है जी, थैंक यू। पहले क्यों दे दिया आज़ादी? देखो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, आंसर इसका हिस्ट्री में मिलेगा, संदीपन सर भी डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द रीजन इज कि बेसिकली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते थे भारत के ऊपर। ठीक है, और जाते जाते इतने सालों की एक्सप्लॉयटेशन के बाद वो भारत को खुश करना चाहते थे। ठीक है, कि देखो हमने टाइम से पहले दे दी। इज दिस क्लियर? मतलब हमारी गुड बुक्स में वो रहना चाहते थे ताकि आगे भी हम उनके साथ कोऑपरेशन करें। दूसरा रीजन वो हालात ऐसे थे। ठीक है, आप पढ़ेंगे अभी रॉयल इंडियन म्यूटिनी के बारे में। ठीक है, बेसिकली जो भारत की नेवी थी उन्होंने म्यूटिनी कर दी। म्यूटिनी होती है कि जब जो आर्मी होती है वो सरकार के ऑर्डर मानने से जवाब दे दे, मना कर दे। तो सरकार तब अंग्रेजों की थी। ठीक है, उन्होंने ही हमारे यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस बनाई थी, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी। ठीक है, तो बेसिकली भारत में म्यूटिनी होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स को खतरा भी था कि भाई म्यूटिनी हो रही है और फिर ये मारेंगे। इज दिस क्लियर? सो बेसिकली इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी रीजंस। अभी इसको पढ़ोगे सर से भी पूछना, सर बेसिकली आपको एक पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? और चलिए ठीक है जी।